अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 115 पे हमारे पास हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, उसका पार्ट बी रह गया था जिसमें हमारे पास ऑर्डर क्या है 3/3 और 3/3 ऑर्डर हो तो उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं वो हमने आज देखे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये आपका मैट्रिसेस है। कौन सा मैट्रिसेस है? मैट्रिक्स बी इक्वल टू 3 2 -1 1 0 4 2 3 और -5 और इसका हमने क्या फाइंड करना है? इन्वर्स। और ऑर्डर इसका क्या है? 3/3। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पे 2/2 का इन्वर्स फाइंड किया था उसी तरीके से हमने अब क्या करना है? 3/3 का इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, इसका भी सेम यही फार्मूला अप्लाई होगा जिसके ज़रिए हमने 2/2 का मैट्रिक्स इन्वर्स फाइंड किया था। यहाँ भी हमारे पास हम किस चीज़ का इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं वो लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स बी है जिसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है, तो बी इन्वर्स इक्वल टू फार्मूला का 1 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी से, यानी कि बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करके उसे डिवाइड करेंगे और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे एडजॉइंट बी से, या हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको बाद में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है और यहाँ पे हमारे पास सिंपल मैट्रिक्स गिवन है, ना तो हमारे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है और ना ही हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है? फार्मूला में पुट करने के लिए सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो फिर हम इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व नहीं करते। क्यों सॉल्व नहीं करते? क्योंकि उसके बाद ये सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो अगर डिटर्मिनेंट का आंसर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए फिर हम इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। अब डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए दो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, एक होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक होता है बाय कोफैक्टर मेथड। चाहे आप मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करें यूज़ करें, चाहे आप कोफैक्टर मेथड यूज़ करें, आंसर हमेशा सेम आता है। तो हमने अभी प्रीवियस काफ़ी एग्जांपल्स किए हैं, काफ़ी क्वेश्चन किए हैं जिसमें हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ किया था 3/3 के लिए। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसमें हम क्या करें, डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड करना है वो बाय कोफैक्टर मेथड कर लेते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला मेथड नहीं समझ आता, आप मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। आपको फैक्टर फाइंड करने के लिए आपको पता है कि हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हम वो फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे हम जो को फैक्टर फाइंड करें वो 3/3 का, तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, कैपिटल A11 स्मॉल a11, कैपिटल A12 स्मॉल a12, कैपिटल A13 स्मॉल a13 और इनके आंसर्स को हमने आपस में ऐड कर देना है। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है ना कैपिटल A11, ये हमारे पास वैल्यू, इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? कैपिटल A11। ये वैल्यू होती है कैपिटल A12 और ये वैल्यू होती है कैपिटल A13 की। ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन से ही मिल जाती हैं, यानी कि कैपिटल A11 की अगर मैं वैल्यू लिखना चाहती हूँ तो वो क्या है 2, और 1 की वैल्यू भी हमें नहीं पता तो हम इसकी जगह छोड़ देंगे। कैपिटल A12 की वैल्यू क्या 1, वो लिख देंगे। कैपिटल A12 की स्मॉल A12 की वैल्यू भी नहीं पता, इसकी जगह छोड़ देंगे। कैपिटल A13 की वैल्यू पता है 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, लेकिन स्मॉल A13 की वैल्यू नहीं पता तो इसकी जगह छोड़ देंगे। ठीक है, तो फिर जब हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे वो यहाँ पे लिख के और इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि स्मॉल A11, स्मॉल A12 और स्मॉल A13 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं और इन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमें वर्किंग करनी पड़ती है। अच्छा, अब देखिए हमने 1 में हम कैसे वैल्यू फाइंड करते थे, अभी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है तो आपको अब पता होगा। -1 फार्मूला का आता है, 1 और 1 में 1 को ऐड किया तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और फिर हम क्या करते हैं, सेम वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं जो डिटर्मिनेंट के लिए हमने करना होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, पहली रो और पहले कॉलम को आप स्किप कर दें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी कि पहली रो और पहले कॉलम को स्किप कर दें। जब पहली रो और पहले कॉलम को हम स्किप कर देंगे तब हमारे पास क्या रिमेनिंग रह जाएगा, 0 4 3 -5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0 4 3 और -5। ठीक है, अब इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से 1 आता है और इसके बाद इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, 0। अब देखें ये इनको मल्टीप्लाई करने से भी हमारे पास 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे, डिटर्मिनेंट का माइनस, और 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 12। अब हमारे पास 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 0 में से 12 को माइनस करें तो 0 में से 12 को माइनस करके हमारे पास नेगेटिव 12 आ जाता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -12। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, -12। अब ये जो -12 है ये किस चीज़ का आंसर है, A11 का।
अब यहाँ पे हमने A11 तो फाइंड कर लिया, उसके अलावा हमने कौन सी वैल्यू निकालनी है, A12 की। उसका भी सेम इसी तरीके से हमने करना है कि -1, 1 में 2 को ऐड कर देंगे तो 3। इसका क्या मतलब है कि पहली रो और दूसरे कॉलम को स्किप कर दें, यानी कि पहली रो और दूसरे कॉलम को स्किप कर दें तो रिमेनिंग क्या रह गया, 3 - 1 3 - 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 - 1 3 - 5। ठीक है, 3 - 1 3 - 5, वही ये हमने लिख लिया। अब -1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारे पास -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से भी -1 आ जाएगा। और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर अब इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -15 आता है। ठीक है, तो हमारे पास -15 आ गया। अब -1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो -3 आ जाएगा। -1 को मल्टीप्लाई करना है सिंपल 3 से, तो क्या आ गया, -3। अब ये देखें, पहले इस ब्रैकेट को अंदर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। -15 और -3 ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये आपस में ऐड होके 18 आ गए और बड़ी वैल्यू का साइन आता है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करके हमारे पास क्या आंसर आ गया, -18। अब ये देखें कि -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -18 से, तो -1 को -18 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 18। तो ये हमारे पास आंसर है सिंपल 18। ठीक है, पॉजिटिव 18 आया तो वो हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास 18 किसका आंसर है, A12 का कोफैक्टर लेने से हमारे पास ये आंसर आया। फिर हमने कौन सी वैल्यू निकालनी है, A13 की। इसका भी सेम इसी तरीके से -1 इन दो को ऐड किया तो ऊपर आ गया 4। अब इसका क्या मतलब है, पहली रो और तीसरा कॉलम स्किप करना है। ये पहली रो है, उसको स्किप कर दें, तीसरे कॉलम को स्किप कर दें, रिमेनिंग क्या है, 3 - 1 0 और 4। ठीक है, 3 - 1 0 और 4 लिख दिया। इनको आपस में सॉल्व करने से हमारे पास क्या आएगा, 1। और इसको इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 12। और -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 0। अब हम करते क्या है कि जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं दरमियान में माइनस का साइन लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो 12 में से अगर हम 0 को माइनस करें तब भी हमारे पास क्या आता है, 12। अब 1 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई करने से तो मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 12। तो हमने क्या कर लिया, ये तीनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। एक वैल्यू को A11 से हमारे पास क्या आंसर आया, -12, तो यहाँ पे लिख लेंगे -12। A12 का हमारे पास क्या आंसर आया, 18, तो यहाँ आ जाएगा 18। और A13 से क्या आंसर आया है, 12, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12। ठीक है, अब आपने देखा है कि हमने ये वैल्यू और ये वैल्यू खुद फाइंड आउट की है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। पहले क्या करना है कि इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -12 से। 2 को -12 से मल्टीप्लाई किया -24, प्लस आ जाएगा 1 को 18 से मल्टीप्लाई करना है तो 18 ही आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। और 2 को मल्टीप्लाई करना है 12 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो हमारे पास क्या आ गया, 24, तो ये +24। अब इन तीनों को हमने क्या करना है, -2 +18 +24, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट 40। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। वो ये हुई है कि यहाँ पे देखें कि 3 को 15 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 को 15 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आया, 3 को मल्टीप्लाई करना है -5 से, तो 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आता है, -15। ठीक है, तो ये -15 आ गया। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होता है कि इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना होता है। ये -1 है और ये 3 है,
-1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा -3। अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब ये -3 है, लेकिन ये इनको मल्टीप्लाई करने से -3 है। अभी तक हमने डिटर्मिनेंट वाला माइनस नहीं लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये तो -3 कैसे आया था, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करने से -3 आया था, ठीक है। और डिटर्मिनेंट वाला भी माइनस हमने नहीं लगाया था, वो अब लगाएंगे डिटर्मिनेंट वाला माइनस। तो ये फिर क्या बन जाएगा, फिर ये इस तरीके से बनेगा कि ये -1 है, ये -15 है, -15 माइनस और ब्रैकेट में फिर -3, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ये माइनस कहाँ से आया था, इनको मल्टीप्लाई करने से। डिटर्मिनेंट वाला माइनस इसमें हमने नहीं लगाया था, वो अब लगा दिया, ठीक है। अब क्या हमारे पास क्या कंडीशन बन रही है, -15 किस तरह आया, इन दो को मल्टीप्लाई करने से। ये वाला जो माइनस है ये कहाँ से है, ये डिटर्मिनेंट के फार्मूला वाला माइनस है, और ये -3 इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब हमारे पास, पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। ये है ना -15, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस ऐड होके क्या होता है, प्लस हो जाता है। ये प्लस हो गया और ये 3 आ गया। अब ये बाहर हो गया -3, इस वैल्यू का आप इग्नोर कर दें, ठीक है। अब -15 + 3, -15 में ये जो हमने यहाँ पे किया ना, मैं आपको दोबारा से ये नीचे यहाँ पे कर लेते हैं, ऊपर फिर वो जगह ख़राब होगी तो समझ भी नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे -12 हमने इस तरीके से फाइंड किया। -12 किस तरीके से फाइंड करते हैं कि पहले हमने लिखा -1, इन दो को ऐड के ऊपर आ गया 3। फिर इसका क्या मतलब होता है कि पहली रो और दूसरे कॉलम को स्किप कर दें। तो पहली रो और दूसरे कॉलम को जब हमने स्किप किया था तब रिमेनिंग क्या है, 3, -1, 3 और -5। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, 3 -1 3 -5, ठीक है, लिख दिया। सेकेंड स्टेप में जब हमने इस वैल्यू को एज इट इज़ मल्टीप्लाई करना है तो ये -1 आ गया, और इनको 3 को मल्टीप्लाई करना है -5 से। 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, -15। और डिटर्मिनेंट में आपको पता है कि हम क्या लगाते हैं, दरम्यान में माइनस कंपलसरी है लगाना, ठीक है। अब -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, -3। अब यहाँ पे 2 -7 आ रहे हैं, इस वजह से हमने -3 को ब्रैकेट में लिखना है। अब हमने क्या करना है कि पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। ये -15 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और ये हो जाएगा 3। अब -3 और प्लस, -15 + 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -12। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करके क्या आ गया, -12, और बाहर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, -1। अब -1 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई -12, तो इनको करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 12, ठीक है। अब इनको सॉल्व करने से हमारे पास क्या फाइनल आंसर आया है, 12। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12। अब ये 12 किस चीज़ का आंसर है, A12 का, ठीक है। तो आपने भी याद रखना है कि डिटर्मिनेंट का माइनस लगाना ज़रूरी है, जो हमने यहाँ पे गलती से नहीं लगाया था, ठीक है। तो A12 का हमने यहाँ पे अब दोबारा से फाइंड किया और उससे हमारे पास क्या आंसर आया, 12। तो ये 12 आपने यहाँ पे लिखना है, 18 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, 12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12। तो जब हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 2 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है -12 से। फिर जो आंसर आएगा उसमें ऐड कर देना है 1 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। फिर उसमें प्लस कर देना है 2। फिर उसमें क्या कर देना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या रहा है, डिटर्मिनेंट का 12। तो यानी कि हमारे पास बाय कोफैक्टर्स मेथड से डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ रहा है, बी का। अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं बाय कोफैक्टर मेथड से तब हमारे पास क्या आंसर आता है, 12। और अगर आप सेम यही चीज़ क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करेंगे तब भी आपके पास आंसर क्या आ गया, 12। मैंने कोफैक्टर मेथड से भी किया था सेम यही क्वेश्चन, ठीक है। बाय कोफैक्टर मेथड किया था तब भी डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 12। और बाय कोफैक्टर मेथड करें या बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड करें, आपका जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर क्या आएगा, 12। तो ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। ये फार्मूला का 1 है। हमें डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू चाहिए थी, डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, वो है 12। अब एडजॉइंट बी फाइंड करना है, ठीक है। अब हमने देखना है कि एडजॉइंट ऑफ बी कैसे फाइंड करेंगे।
अब जो हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है वो है एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी हमने क्यों फाइंड करना है, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू किस में लिखनी है, फार्मूला में। एडजॉइंट ऑफ बी हमने कैसे फाइंड करते हैं, सेम वही वाला फार्मूला हम लगाएंगे कि अगर हम अपने बी मैट्रिसेस के कोफैक्टर निकालें और उन कोफैक्टर का हम अगर ट्रांसपोज ले लें, तब हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट में जब हम कोफैक्टर फाइंड करने होते हैं एडजॉइंट के अंदर, तो जितने एलिमेंट्स होते हैं हमें उतने ही कोफैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। और यहाँ पे देखें कि हमारे पास कितने, क्वेश्चन में देखें कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे हमारे पास 9 कोफैक्टर्स हैं, तो हमने 9 के एडजॉइंट फाइंड करने हैं। ठीक है, 9 एडजॉइंट और स्मॉल एडजॉइंट हमने फाइंड करने होते हैं। ठीक है, यानी कि हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा एडजॉइंट के कोफैक्टर्स में, बी के कोफैक्टर्स हमें कौन कौन से चाहिए, A11 A12 A13, ये हमें ऊपर चाहिए। फिर हमें क्या चाहिए, A21 A22 A23। फिर हमें क्या चाहिए, A31 A32 और A33, ये सारी हमें वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे हम इस तरीके से क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जो A11 है ये इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, A12 इस वैल्यू को, A13 इस वैल्यू को, सो ऑन। तो ये सारे एलिमेंट्स के हमने क्या फाइंड करने हैं, कोफैक्टर्स। और इन कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए इनकी लोकेशन यहाँ पे मेंशन करते हैं, A11 A12 A13, आगे A21 A22 A33 A31 A32 और A33। अब ये हमने कोफैक्टर्स की लोकेशन निकाल ली है और अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, A11। अब A11 कैसे फाइंड करेंगे, सेम उसी मेथड से जिस मेथड से अभी हमने डिटर्मिनेंट के लिए फाइंड किया था। तो A11 हमें दोबारा से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, A11 यहाँ पे हमने पहले से फाइंड किया हुआ है, तो इसकी वैल्यू को हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -12। सेम इसी तरीके से यही फाइंड करेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो दोबारा से A11 की वैल्यू फाइंड करने से भी यही आंसर आना है, तो यही वाला अब आंसर डायरेक्ट लिख लेते हैं। A12 का आंसर तो A11 का आंसर तो हमारे पास पहले से ही है, ये लिख लिया। फिर हमें क्या चाहिए, A12 का आंसर चाहिए। A12 का आंसर भी हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने फाइंड किया था तो हमारे पास आंसर आया था 12, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 12। अब हमें चाहिए A13 का आंसर हमें चाहिए। A13 का आंसर भी हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने फाइंड किया तो हमारे पास आंसर है 12, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12। अब ये 3 तो वो थे जो अभी हमने फाइंड किया, तो यहाँ पे भी हमने उन्हीं के आंसर को डायरेक्ट यूज़ कर लिए। लेकिन अब हमने क्या करना है, A21 का हमारे पास अभी आंसर नहीं है, A22 का आंसर नहीं है, A23 का आंसर नहीं है, तो ये सारे भी हमारे पास आंसर नहीं है। तो हमने ये करने हैं, आंसर को आगे फाइंड करने हैं। तो यहाँ से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, A21 से हमने स्टार्ट करना है और वैल्यूज़ को फिर से फाइंड आउट करना है। अब पहले हम क्या करते हैं, -1, इन दो को ऐड किया तो हमारे पास 3। इसका क्या मतलब है कि दूसरी रो और पहले कॉलम को स्किप कर दें। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये दूसरी रो और पहले कॉलम को स्किप कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग क्या है, दूसरी रो और पहले क्वेश्चन को स्किप करने के बाद 1 2 4 और -5। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे इनको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, और इसको 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, डिटर्मिनेंट का आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि -5 -8, -5 और -8 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, -13, ये -1 और ये -13। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -13, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, +13। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, 13। और ये हमारे पास किस चीज़ का आंसर है, A21 का। ये भी हमने फाइंड कर लिया। अब A22 की वैल्यू को फाइंड करना है। इसकी वैल्यू सेम इसी तरीके से फाइंड करेंगे कि -1, इन दो को ऐड किया तो 4। अब इसका मतलब है दूसरी रो और दूसरे कॉलम को स्किप कर दें। ये हमारे पास है दूसरी रो और दूसरे कॉलम को स्किप कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग क्या है, यहाँ से आपको सही समझ आएगा कि इसका मतलब है दूसरी रो और दूसरे कॉलम को स्किप कर दें। तो दूसरी रो और दूसरे कॉलम को स्किप करने के बाद हमारे पास रिमेनिंग है 2 -1 2 -5।
ठीक है, तो ये हमने लिख लिया 2 -1 2 -5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इनको सॉल्व करेंगे 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा। ठीक है, और -1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2। तो ये आ गया -2, और डिटर्मिनेंट का भी हमने माइनस लगाना है। अब ये दो माइनस ऐसे तो नहीं लगा सकते, तो हमने इसको ब्रैकेट के अंदर लिख के इसको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है। 1 आ जाएगा, -10 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब -10 में से -10 में प्लस करने 2 को, तो हमारे पास आंसर आएगा -8, और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 1 और -8 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आंसर क्या आ जाएगा -8। अब ये -8 किसका कोफैक्टर है? 8 2 2 का। अब इसी तरीके से 8 2 3 की हमने वैल्यू कोफैक्टर फाइंड करना है, तो उसका कोफैक्टर फाइंड करने का भी सेम यही तरीका है। ठीक है, -1 2 और 3 को ऐड किया तो ये आ जाएगा 5। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या है कि दूसरी रो और तीसरे कॉलम को स्किप कर दें। अब देखें, दूसरी रो और तीसरे कॉलम को स्किप कर दें, तो अगर हम दूसरी रो और तीसरे कॉलम को स्किप कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग क्या है? 2 -1 1 और 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 -1 1 और 4। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे लिख लिया 2 -1 1 और 4। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे -1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 को अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -1 ही आता है। ठीक है, इनको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो -1 ही आए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1। इसको 2 4 ज़ार 8, 1 1 ज़ार क्या होता है 1, और ये कौन सा 1 आ रहा है? -1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो ये -1 ही आएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये -1, डिटर्मिनेंट का माइनस, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, 8 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये 1 आ जाएगा। तो -1 8 में 1 ऐड किया तो 9, तो ये क्या आ जाएगा? -9। ठीक है, अब ये -9 किस चीज़ का आंसर है? 8 2 3 का, तो ये आ गया -9। अब रिमेनिंग कितना है? 831 832 और 833, ये रिमेनिंग है। अब इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। सेम इसी मेथड से अब इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? 831 की, 832 की और 833 की। अब मैंने यहाँ पे हमने क्या किया? -1 लिखा, 3 में 1 को ऐड किया तो 4 आ गया डिटर्मिनेंट की तरह। अब देखिए तीसरी रो और पहले कॉलम को स्किप कर दें। ये हमारे पास तीसरी रो है, ये हमारे पास तीसरी रो है, इसको स्किप कर दें और पहले कॉलम को स्किप कर दें। तीसरी रो पहले कॉलम को स्किप करने के बाद रिमेनिंग क्या? 4 2 2 0। यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा, ये वाला। ये तीसरी रो थी, ये तीसरी रो और ये पहले कॉलम को स्किप करने के बाद रिमेनिंग क्या? 1 0 2 3। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 0 2 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 को 4 टाइम -1 को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 1। और इसके अंदर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, और डिटर्मिनेंट का माइनस, तो 1, और 3 में से 0 को माइनस करें तो 3 आता है। तो ये आ गया 3, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो ये जो 3 है ये किस चीज़ का आंसर है? A31 का। अच्छा, अब यहाँ पे देखें A32 की वैल्यू फाइंड करनी है। -1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? -1। और यहाँ पे तीसरी रो और दूसरा कॉलम, ये हमारा क्वेश्चन है। तीसरी रो और दूसरे कॉलम को अगर हम स्किप कर दें, तीसरी रो दूसरे कॉलम को स्किप करने के बाद रिमेनिंग क्या है? 2 3 2 3। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 3 और 2 3। अब यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 3 ज़र क्या होता है? 6, डिटर्मिनेंट का माइनस, 3 2 ज़र क्या होता है? 6 में से 6 के 0 रिमेनिंग है, तो ये क्या हो जाएगा? -1, और अंदर क्या हो जाएगा? 0। -1 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 0।
लास्ट हमारे पास A33, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है कि -1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। मैं एक सेकेंड, -1 को अगर हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करें ना तब हमारे पास आंसर 1 ही आता है, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, 3 का मतलब है कि तीसरी रो, ये हमारी थर्ड रो है, और तीसरे कॉलम को स्किप कर दें। रिमेनिंग क्या है हमारे पास, 2 3 1 0, यहाँ पे 2 3 1 0 लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3, और डिटर्मिनेंट का दरमियान में माइनस आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो 1, अंडर 0 में से अगर हम 3 को माइनस कर दें तो ये -3 ही आता है। 0 में से 3 को माइनस किया तो -3। अब ये 1 और -3 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, -3। तो ये -3 किस चीज़ का कोफैक्टर है, A33 का, ठीक है। अब हमें कितने कोफैक्टर्स चाहिए थे, हमें बेसिकली 9 कोफैक्टर्स चाहिए थे, और यहाँ पे हमने 9 के 9 कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। अब इन कोफैक्टर्स को इनकी जगह पे हमने पुट करना है, ठीक है। अब इन कोफैक्टर्स की मदद से हमने क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। ये सबसे पहले हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, A11 की। तो A11 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -12। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे -12। फिर हमें चाहिए A12 की वैल्यू। A12 की वैल्यू हमने फाइंड की थी, तो हमारे पास क्या आंसर आया था, 12। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12। फिर A13 की वैल्यू फाइंड की थी, तो हमारे पास क्या आया था, 12। तो ये हम 12 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम इसकी जगह को चेंज नहीं कर सकते। A21 की वैल्यू हमने फाइंड की है, A21 का कोफैक्टर लिया तो हमारे पास क्या आया, 13, और ये 13 हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी जगह पे। फिर हमें चाहिए A22 की वैल्यू हमने A22 का कोफैक्टर फाइंड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया था, -8। तो ये -8 लिखेंगे। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, A23 की। तो A23 की वैल्यू से हमारे पास आंसर क्या आया था, -9। तो ये -9 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद A31 की वैल्यू से हमारे पास क्या आंसर आया था, यहाँ पे A31 की वैल्यू से हमारे पास आंसर आया था 3, वो लिखेंगे। फिर हमें चाहिए A32 की वैल्यू और A33 की वैल्यू। तो यहाँ पे देखें, फिर हमें क्या चाहिए, A32 की वैल्यू, तो वो हमारे पास थी 0 लिखेंगे। फिर A33 की वैल्यू क्या थी, -3, वो लिख दी। अब ये हमने क्या बना लिया, कोफैक्टर्स बना लिए, ठीक है। किसके कोफैक्टर्स बनाए हैं, मैट्रिक्स B के। ये B मैट्रिक्स गिवन था, इसके हमने पहले क्या फाइंड कर लिए, कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स तो हमने फाइंड कर लिए, और हम बेसिकली फाइंड कर क्या रहे हैं, हम क्या रहे हैं, एडजॉइंट में हमें एडजॉइंट के लिए हमें बी के कोफैक्टर्स चाहिए थे। बी के कोफैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए हैं। अब सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज ले लेंगे ना, तो ट्रांसपोज लेने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो किसका आंसर होगा, एडजॉइंट बी का। तो इसका हमने क्या कर लेना है, इसी का हमने ट्रांसपोज ले लेना है। ये जो हमारे पास आंसर आया ना, तो मैं डायरेक्ट ले रही हूँ कि इसका हमने क्या ले लेना है, अब ट्रांसपोज में हम क्या करते थे कि BC का अगर हम ट्रांसपोज लें तो ये हमारे पास किस चीज़ का आंसर होता है, एडजॉइंट ऑफ B का। और हम किस तरीके से ट्रांसपोज लेते हैं कि हम जो हमारे पास रोज़ हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम में। तो पहली रो हमारे पास क्या है, -12, 12 और फिर 12, तो इसको हम कॉलम में बना देंगे, -12, 12 और 12। सेकेंड रो हमारे पास क्या है, 13, -8 और 9, इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, 13, -8, -9। फिर हमारे पास लास्ट रो है 3 0 -3, तो हम यहाँ पे करेंगे 3 0 -3, और ये हमने क्या ले लिया, ट्रांसपोज, और इससे हमारे पास क्या निकल के आ गया, एडजॉइंट ऑफ B। तो एडजॉइंट ऑफ B हमने फाइंड कर लिया। आप देखें कि हमें चाहिए था यहाँ पे,
ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, इसमें हमें बी का इन्वर्स फाइंड करने के लिए 1 ये तो फार्मूला का था, बी का डिटर्मिनेंट चाहिए था, बी का डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमें बी का एडजॉइंट चाहिए था, बी का एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। अब जो वैल्यूज़ हमने फाइंड किया उसको हमने क्या करना है, फार्मूला में पुट करना है, और जब हम उसको फार्मूला में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, बी का इन्वर्स। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अगेन अपना फार्मूला मेंशन करेंगे और उसमें क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। बी का इन्वर्स इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, और उसके आंसर को हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है एडजॉइंट ऑफ बी से। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ लिखनी है। यहाँ पे 1 आ गया। बी का डिटर्मिनेंट जब हमने फाइंड किया था तो बी के डिटर्मिनेंट से हमारे पास आंसर आया था यहाँ पे, ये देखें, बी का डिटर्मिनेंट फाइंड किया था तो क्या आंसर आया था, 12। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, 12। तो ये हमारे पास आ गया था 12। जब हमने इसका एडजॉइंट फाइंड किया तो एडजॉइंट फाइंड करने से हमारे पास आंसर आया है, यहाँ पे देखें 12 12 12। ये वैल्यूज़ आपने एडजॉइंट में लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जगह कम है तो मैं लिखनी हूँ -12, फिर 12, फिर 12, फिर हमारे पास था 13 8 -8, फिर -9, फिर 3, फिर 0 और फिर -3, ठीक है। ये भी हमने डिटर्मिनेंट भी खुद फाइंड किया और एडजॉइंट भी हमने खुद फाइंड किया। अब देखें कि ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है एडजॉइंट की वैल्यू से, तो पहले ऊपर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं जो ब्रैकेट जो डिवीजन से ऊपर है। तो इनको अगर 1 को मल्टीप्लाई कर दें -12 से तो क्या आ जाएगा, -12 ही आ जाएगा ना। देखें 1 को मल्टीप्लाई कर दें -12 से तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, -12। तो हमने क्या करना है, ये इसको 1 को मल्टीप्लाई किया -12 से, हमारे पास -12 ही आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करें 12 से तब भी हमारे पास 12 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करना है 12 से तब भी 12 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करना है 13 से 13 आएगा। 1 को -8 से किया तो -8, फिर -9, फिर 3, फिर 0 और फिर 3। तो 1 से इस वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से सेम यही आंसर आता जाएगा, ठीक है। ये हमने लिख लिए। ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया, 1 को मल्टीप्लाई किया हमने एडजॉइंट से। अब इसी आंसर को हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। किस पे डिवाइड कर देना है, 12 पे। यानी कि जैसे एक एक वैल्यू को मल्टीप्लाई किया ना, 1 को मल्टीप्लाई किया इससे, फिर ये आया, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर ये आया, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया। इसी तरीके से इन एक एक वैल्यू को 12 पे डिवाइड करना है। तो वो किस तरीके से डिवाइड करेंगे, देखें, -12 डिवाइड होगा 12 पे, फिर 13 डिवाइड होगा 12 पे, फिर 3 डिवाइड होगा 12 पे, सारी वैल्यूज़ डिवाइड होंगी, फिर 12 डिवाइड होगा 12 पे। तो इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। अच्छा, ठीक है, इस तरीके से आपने एक एक वैल्यू को क्या करना है, 12 पे डिवाइड करना है। अब इसको आगे सॉल्व करना है। अब देखिए -12 है और उसको आप सिंपल 12 पे डिवाइड कर दें। -12 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फाइनल अब आंसर हमने लिखने हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1, ठीक है। मैं ब्लैक से लिख देती हूँ। अब ये 13 है और ये 12 है, ये दोनों वैल्यूज़ तो आपस में डिवाइड ही नहीं हो सकती। अगर ये वैल्यूज़ आपस में डिवाइड होंगी तब क्या आंसर आएगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो इस वजह से ये तो डिवाइड हो ही नहीं सकती, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 12। फिर 3 और 12 ये आपस में डिवाइड हो सकते हैं। 3 को डिवाइड करेंगे 12 पे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, पॉइंट में आ रहा है। तो बेशक आप पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो पॉइंट में लिख लें, अदरवाइज़ आप इसकी कटिंग करके बटा की सूरत में लिख सकते हैं। 3 1s are और 3 4s are क्या होता है, 12। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1/4। अब ये 12 है और 12 है, 12 के 1 टाइम कट जाएगा तो ये कट के 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये -8 है और ये 12 है, तो -8 और 12 इसको भी अगर हम कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करेंगे तो पॉइंट में आंसर चला जाएगा। हम इसकी कटिंग करते हैं क्योंकि हमने मैथ में अपने आंसर को सिंप्लीफाई करना होता है। जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखें 8 और 12 एक टेबल पे जा सकते हैं ना। 2 4s are 8, 2 6 are 12, फिर 2 2s are 4 और 2 3s are क्या होता है 6। तो इसका सिंप्लीफाई आंसर करके क्या हमारे पास आया है, -2 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, यहाँ पे है 0 और है 12, और 0 और 12 को आपस में डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0।
तो यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, अब ये 12 है और ये 12 है, 12 और 12 को कट कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 1। अब ये -9 है, -3 है, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो इसके सिंप्लीफाई आंसर क्या आता है 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारे पास ये 3 है और ये 4 है, 3 1 ज़ार 3 4 ज़ार, तो इसका सिंप्लीफाई आंसर क्या है -1/4। और ये जो यहाँ तक हमने फाइंड किया है ये हमारे पास आंसर है बी के इन्वर्स का। तो यहाँ पे बी का इन्वर्स वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। मैं एक दफ़ा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये हमारे पास मैट्रिक्स था, उसका हमने ये फार्मूला लगाया, उसके बाद फार्मूला में पुट करने के लिए हमारे पास डिटर्मिनेट नहीं था, डिटर्मिनेट फाइंड करने के लिए हमने ये वाला फार्मूला लगाया, और इस मेथड को हम कहते हैं बाय कोफैक्टर मेथड। आप बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी डिटर्मिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेट फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे ये सारी वर्किंग की थी, तो इस सारी वर्किंग की मदद से हमने यहाँ पे डिटर्मिनेट फाइंड किया था, और डिटर्मिनेट से हमारे पास आंसर आया था 12। तो ये डिटर्मिनेट फाइंड करने के बाद हमारे पास एडजॉइंट नहीं था, और एडजॉइंट भी हमें फाइंड करना था, तो हमने एडजॉइंट के फाइंड करने के लिए फार्मूला अप्लाई किया। ये एडजॉइंट को फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो ये सारी वैल्यूज़ 3/3 में हमें फाइंड करनी होती हैं। ठीक है, क्योंकि जितने हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उतने ही हमने कोफैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले यहाँ पे ये क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ये हमने पहले ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर लिए थे, तो दोबारा फाइंड करने से अच्छा हमने यहाँ पे उसके डायरेक्ट आंसर लिख लिए। लेकिन इन वैल्यूज़ के हमारे पास क्या थे, आंसर नहीं थे, तो हमने 1 बाय 1 इन सब के कोफैक्टर्स फाइंड किए। यहाँ तक हमने कोफैक्टर्स फाइंड किए थे। कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद इनको मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स में पुट कर दिया, जिसका नाम था BC। BC का क्या मतलब था कि बी के कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने से हमारे पास ये आंसर आया था, और ये हमारे पास किसका आंसर था, बी के एडजॉइंट का। तो हमें फार्मूला में पुट करने के लिए ये बी के इन्वर्स का फार्मूला था, इसमें पुट करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए थी, बी का डिटर्मिनेट भी चाहिए था, बी का एडजॉइंट भी चाहिए था। बी का डिटर्मिनेट हमने फाइंड किया था तो 12 आ गया था, बी का एडजॉइंट फाइंड किया था तो ये वैल्यूज़ आ गई थी। इन वैल्यूज़ को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम एज इट इज़ यही वाला हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। फिर 1 बाय 1 इन वैल्यू को हमने 12 पे डिवाइड किया, तो कुछ वैल्यूज़ डायरेक्ट डिवाइड हो गई हैं, कुछ वैल्यूज़ डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रही थी, तो उनके आपस में कटिंग की है। तो कटिंग करने के बाद बी के इन्वर्स का हमारे पास ये आंसर आ गया है, -1 1 1 13 डिवाइडेड बाई 12, -2 डिवाइडेड बाई 3, -3 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 4, 0, -1 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। और ये आपका ये जो इन्वर्स वाला टॉपिक है ना, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे चैप्टर में अगर आपका कोई मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक ये वाला जिसमें z की वैल्यू भी फाइंड करनी थी, और सेकंड आपका अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें ये वाला इन्वर्स वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हमने फिर क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना है।